नमस्कार। अभिव्यक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लकी आहूजा आपके बाल विकास वाले पोर्शन को कवर कराती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे विकास का एक सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। कई प्रश्न इससे बनते हैं, काफ़ी अच्छे स्तर के प्रश्न बनते हैं और मनोविज्ञान की हम कहें कि एक रूट या एक बेसिस जो है वो इस सिद्धांत में छुपा हुआ है। बहुत ही मूल सिद्धांत है ये मनोविज्ञान में। तो शुरू करते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। देखिए, सिगमंड फ्रायड जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने मनोविज्ञान में एक संप्रदाय की स्थापना की और उस संप्रदाय का जो नाम था वो था मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी को मनोविज्ञान का एक विशिष्ट संप्रदाय या स्कूल माना जाता है। अब स्कूल या संप्रदाय क्या है वहाँ हमको गहन रूप से तो नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मनोविज्ञान जो विषय है इसमें काफ़ी जटिलता रही कि इसमें क्या अध्ययन किया जाना चाहिए, क्या इसकी विषय वस्तु होनी चाहिए, कौन सी विधियों का उपयोग इसमें किया जाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, अपने इंडिविजुअल थॉट या विचार प्रस्तुत किए और फिर कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने उन्हें फॉलो किया, यानी कि उनके जो मत थे उनको समर्थन दिया और इस प्रकार कई अलग अलग संप्रदाय या स्कूल मनोविज्ञान में शुरू हुए। और उन्हीं में जैसे कुछ नाम हैं, व्यवहारवाद है, संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, मानवतावाद है और उन्हीं में से एक है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद का महत्व मनोविज्ञान में काफ़ी अधिक है, क्योंकि यही एक वो संप्रदाय था जिसकी शुरुआत हुई थी नैदानिक परिस्थितियों में। नैदानिक या क्लिनिकल सिचुएशंस में इस संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। नैदानिक का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति थे या कुछ मनोवैज्ञानिक विकार वाले, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले जो लोग थे, उनके अध्ययन फ्रायड द्वारा किए गए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रायड बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट थे। साइकेट्रिस्ट या मनश्चिकित्सक जो होते हैं उनका कार्य होता है असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों को देखना, यानी उनके सिम्टम्स या उनके जो चिन्ह हैं उनके आधार पर उन्हें पहचानना कि कौन सा डिसऑर्डर है और उसके आधार पर उनका उपचार करना, कारणों का पता लगाना। तो यही कार्य सिगमंड फ्रायड का था। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में स्टडी किया। तो जो विधि इन्होंने अपनाई उस विधि को कहा जाता है केस अध्ययन विधि या केस स्टडी मेथड, उस विधि को कहा जाता है। तो केस अध्ययन का संबंध किससे रहा, किस संप्रदाय में उसे उपयोग में लिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि मनोविश्लेषणवाद में केस अध्ययन विधि का उपयोग किया गया। क्या है केस अध्ययन? कि इस विधि में किसी विशिष्ट केस को, अब यहाँ केस कौन होगा? पेशेंट होगा, रोगी होगा, उसके सभी संबंधित जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। उसकी जो समस्या है, जो उसका रोग है, उसके कारणों का पता किया जाता है और उस आधार पर उसका उपचार किया जाता है। तो सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है
इनके हम बैकग्राउंड की बात कर रहे थे तो ये साइकियाट्रिस्ट थे। इनका जन्म जो था वो एक छोटे से कंट्री में हुआ था, यूरोप का एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ठीक है, वहाँ जगह है वियना। तो वियना नाम की जगह पर सिगमंड फ्रॉयड का जन्म हुआ था। और फ्रॉयड एक काफ़ी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के रूप में वर्क कर रहे थे अपने समय पर, काफ़ी अच्छे मनोचिकित्सक थे। कई रोगियों को उन्होंने जांचा, उनका उपचार किया और अपने इसी अनुभव के फलस्वरूप, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के फलस्वरूप ही इन्होंने यह मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय शुरू किया। अब इसके अलावा एक संप्रदाय के रूप में तो मनोविश्लेषणवाद है ही, इसके अलावा मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अब व्यक्तित्व को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, जैसा कि मैं सिलेबस एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपका जो 3rd यूनिट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, वहाँ हमें व्यक्तित्व को पढ़ना है, उससे संबंधित सिद्धांतों को पढ़ना है और व्यक्तित्व के मापन को भी पढ़ना है। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है उसको अभी हम कवर कर लेंगे, ताकि वहाँ पर हमें सिर्फ दोहरान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम पूरा मनोविश्लेषणवाद का जो भी मुख्य बातें हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविश्लेषण एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का, उसके अलावा मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक विशिष्ट सिद्धांत भी है। तीसरी बात, मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि है। तो मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस एक विधि है मनोचिकित्सा की या साइकोथेरेपी की। देखिए, कई जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं उनका निदान और उपचार बड़ी गहन तरीके से किया जाता है और उसके लिए जो चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है उसे कहते हैं मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी। तो अलग अलग प्रकार की मनोचिकित्साएं होती हैं और उन्हीं में से एक विशिष्ट प्रकार की मनोचिकित्सा जो है वो मनोविश्लेषण है, साइको एनालिसिस है, जो कि सिगमंड फ्रॉयड द्वारा उपयोग में लाई गई थी। इसके अलावा हमें सिगमंड फ्रॉयड के बारे में एक ये भी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि सिगमंड फ्रॉयड क्योंकि साइकियाट्रिस्ट थे, यानी एक डॉक्टर थे और विशेषता जो थी वो साइकियाट्री में थी, मनोचिकित्सा में थी। तो इनका बैकग्राउंड जो था उसमें जीव विज्ञान या बायोलॉजी का काफ़ी महत्व था। आप जैसा कि जानते हैं कि साइंस में बायो विषय को, जीव विज्ञान को आगे काफ़ी पढ़ा जाता है डॉक्टरों द्वारा। तो उन्होंने भी बायो का, जीव विज्ञान का गहन अध्ययन किया था और उनका ये मानना था कि सभी मनुष्य वास्तव में जैविक प्राणी ही होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। अब हम में और अन्य जो प्राणी हैं, अन्य ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें कई समान चीज़ें होती हैं। हमारी जो शारीरिक या दैहिक गतिविधियां हैं कुछ हद तक उनसे मिलती हैं, खासकर आंतरिक जो प्रक्रम हैं, इंटरनल मैकेनिज्म जो हैं हमारे शरीर के, वो अन्य पशुओं में, अन्य प्राणियों में भी हमारे ही जैसे होते हैं। कुछ अंतर है लेकिन बेसिस जो है, मूल जो है वो एक जैसा है। जैसे सभी प्राणियों को भूख लगती है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, आपको प्यास लगती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को प्यास लगती है, उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। सभी प्राणी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी अपनी अगली संतति की उत्पत्ति कर पाते हैं। तो ये मूल एक प्रकार से समानताएं हैं जिनको कि फ्रॉयड बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। और इसी के साथ हम चलेंगे अपने सिद्धांत की थोड़ा सा आगे। तो यहाँ 3 बुक्स के नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो 3 बुक्स के नाम लिखे हैं फ्रॉयड की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। इन तीनों किताबों के अपना अपना महत्व है। तीनों किताबों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली किताब है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स।
ये किताब बहुत ही प्रसिद्ध किताब रही। सिगमंड फ्रॉयड ने इस किताब में अपने सिद्धांत के द्वारा जो कुछ बताया, खासकर चेतन अचेतन के बारे में, उससे संबंधित ये किताब है। और आगे हम बात करेंगे कि सिगमंड फ्रॉयड स्वप्नों को या ड्रीम्स को महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, और उसी के लिए एक किताब लिखी है उन्होंने, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि 1899 में पब्लिश हुई थी। दूसरी किताब है उनकी द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी जो दैनिक जीवन है उसकी हम कहें कि पैथोलॉजी या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक विकार देखने को मिलते हैं, इस बारे में ये पुस्तक उनकी थी। ये पुस्तक भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई और 1901 में ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। नीचे एक और किताब है द ईगो एंड द इड, द ईगो एंड द इड। अब ईगो और इड का कुछ एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, वो क्या था वो हम आगे बात करेंगे अभी जब सिद्धांत को डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अभी ध्यान रखें कि ईगो एंड द इड नाम की एक किताब भी सिगमंड फ्रॉयड ने लिखी थी और ये किताब पब्लिश हुई थी 1923 में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनके सिद्धांत को मुख्यतः इन 3 भागों में समझा जाता है। फ्रॉयड के सिद्धांत को मुख्यतः हम 3 भागों में समझ सकते हैं। ये तीनों भाग आपको जानने हैं। पहला भाग है स्थलाकृतिक या आकारात्मक संरचना। पहला जो सिद्धांत का भाग है स्थलाकृतिक या आकारात्मक संरचना, जिसको कहते हैं टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसके लिए साधारण रूप में आप ध्यान रखेंगे मन की संरचना। तो पहला जो पार्ट हमें फ्रॉयड के सिद्धांत का या मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का पढ़ना है, उस पार्ट का नाम है स्थलाकृतिक या आकारात्मक संरचना या टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर या मन की संरचना। क्या स्थलाकृतिक संरचना उन्होंने दी या मन के बारे में, मन की संरचना के बारे में फ्रॉयड ने क्या बताया, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है, वो है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। सेकंड पार्ट है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल, जिसको कहते हैं डायनामिक मॉडल। और इसको साधारण अर्थों में हमें ध्यान रखना है व्यक्तित्व की संरचना के रूप में, कि जो डायनामिक मॉडल था या गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल है, वो किसके बारे में बताया है फ्रॉयड ने? व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्तित्व की संरचना या गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल जो है उसको भी अभी हम सेकंड पार्ट को भी पढ़ेंगे। ये तीनों पार्ट हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जो सिलेबस है उसकी दृष्टि से। हाँ, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं क्योंकि हमें व्यक्तित्व को भी पढ़ना है। और फ्रॉयड के सिद्धांत का जो बेस है, जो आधार है, वो ये टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर या ये स्थलाकृतिक संरचना है। तो यहाँ भी हमें सारी चीज़ें समझनी है। लेकिन अगर हम बाल विकास की बात करें तो उससे संबंधित जो पार्ट है फ्रॉयड के सिद्धांत में, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में, वो है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे। पहला पार्ट हम शुरू करते हैं टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर या स्थलाकृतिक संरचना या मन की संरचना। देखिए, चित्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी को स्थलाकृतिक संरचना समझिए या मन की संरचना हम अभी इसी से समझने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉयड का मत था कि हमारा जो मन है उसके हम 3 भाग मान सकते हैं, और वो 3 भाग हैं चेतन,
मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा भाग है अवचेतन मन यानी प्री कॉन्शियस माइंड, और तीसरा भाग है अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। ये तीनों भागों को इस स्थलाकृतिक संरचना के रूप में, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर के रूप में फ्रायड ने प्रस्तुत किया। इसे कहा जाता है आइसबर्ग एनालॉजी ऑफ माइंड या मन की समुद्र के बर्फीले पहाड़ से तुलना। तो ये वो तुलनात्मक अध्ययन है या जो कंपैरेटिव एक स्टडी या एनालॉजी के रूप में फ्रॉयड ने प्रस्तुत किया कि मनुष्य के मन को हम क्या समझ सकते हैं, पानी में, समुद्र में डूबा हुआ बहुत बड़ा बर्फ का एक पहाड़ मान सकते हैं, उस रूप में हम इसे समझ सकते हैं। अब उसमें जो अंदर पूरा छिपा हुआ पार्ट है, जो पानी के नीचे छुपा हुआ पार्ट है, इसे नाम दिया इन्होंने अनकॉन्शियस यानी अचेतन। और फ्रॉयड मानते थे कि व्यक्ति का 90%, ठीक है, संपूर्ण मन का 90% हिस्सा क्या है, अचेतन है। ठीक है, इसके बाद ऊपर जो पानी, ये देखिए ये वाटर लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, पानी के ऊपर का जो हिस्सा है, ये इतना सा हिस्सा पहाड़ का जो नजर आ पा रहा है, इसे किससे तुलना करी उन्होंने, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। और इसके लिए क्या बताया, 10% कि संपूर्ण मन का ये सिर्फ कितना सा है, 10% है। अब इन दोनों के अलावा देखिए प्रपोर्शन पूरा हो गया है, ठीक है, 90% अचेतन बता रहे हैं और 10% क्या बता रहे हैं, चेतन मन बता रहे हैं, 100% हो गया। लेकिन फ्रॉयड मानते थे कि इन दोनों के अलावा ये वाटर लेवल के नज़दीक में यानी पानी की सतह के नज़दीक में जो हिस्सा है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्री कॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन कह सकते हैं। अवचेतन का अलग से कोई हिस्सा, कोई प्रपोर्शन फ्रॉयड ने नहीं बताया है। अवचेतन को उन्होंने वास्तव में चेतन और अचेतन के मध्य एक पुल या एक ब्रिज के रूप में एक्सप्लेन किया है, उसकी इसी रूप में उन्होंने व्याख्या की है। तो आप ध्यान रखेंगे कि चेतन, चेतन और अचेतन, और इन दोनों के मध्य बीच में क्या बताया फ्रॉयड ने, अवचेतन। अब क्या विशेषताएं हैं चेतन की, अचेतन की और अवचेतन की, वो हम बात कर लेते हैं। चेतन मन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पानी के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको कॉन्शियस माइंड या चेतन मन उन्होंने कहा है। तो ये वास्तव में किसी भी व्यक्ति की तात्कालिक अनुभूतियों को, प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है। यानी किसी विशिष्ट समय पर आपको जो अनुभव हो रहे हैं, आपकी जागृति में जो अनुभव हो रहे हैं, जो विचार आपके मस्तिष्क में एक मोमेंट पर, एक क्षण पर चल रहे हैं, उस समय वो किस में है, आपके चेतन मन में है। तो ध्यान रखिए कि समुद्र के पहाड़ से जब तुलना करते हैं फ्रॉयड, आइसबर्ग एनालॉजी को जब प्रेजेंट करते हैं फ्रॉयड, तो कहते हैं कि चेतन मन बहुत थोड़ा सा है, हमारे संपूर्ण मन का सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो चेतन मन है।
और ये वास्तव में यह दिखाता है कि हमारे आंतरिक मन में बहुत कुछ हमने दबा रखा है, छुपा रखा है। जिस प्रकार से ये बर्फ का पहाड़ छुपा हुआ है पानी के अंदर, इसका 90% हिस्सा छुपा हुआ है पानी के अंदर, उसी प्रकार एक व्यक्ति के आंतरिक मन में, अचेतन मन में बहुत सी चीजें दबी हुई या छुपी हुई होती हैं। लेकिन किसी मोमेंट पर, किसी क्षण पर जो भी जागृति में हम अनुभव कर पा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, जो विचार हम प्रदर्शित कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारे कहाँ चल रहे हैं? चेतन मन में चल रहे हैं। अब बात करते हैं अचेतन मन की, अनकॉन्शियस माइंड की, जो 90% या आप कह सकते हैं कि 10 में से 9 हिस्से बताया था फ्रॉइड ने। तो ये जो अचेतन है, इसमें क्या छुपा हुआ है, ये भी फ्रॉइड ने बताया। तो फ्रॉइड का मानना था कि एक व्यक्ति के पूर्व अनुभव, देखिए तात्कालिक अनुभव जो आ गए वो कहाँ आ गए? आपके चेतन में आ गए। जो बाल्यावस्था के और पुरानी अवस्थाओं के आपके जितना भी बैकग्राउंड है, उसके जो अनुभव हैं वो सब कहाँ हैं? आपके अचेतन में दबे हुए हैं। उसके अलावा असामाजिक एवं अनैतिक विचार, लैंगिक इच्छाएं, फैंटेसीज जिनको कहते हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज, ठीक है। इसके अलावा दर्ददायी या पीड़ादायी स्मृतियां, ये सभी चीजें कहाँ छुपी हुई हैं? व्यक्ति के अचेतन में छुपी हुई हैं या दबी हुई हैं। क्या क्या? व्यक्ति के पूर्व अनुभव, उसके बाल्यावस्था के सभी अनुभव जो उसने अभी तक जीवन में लिए हैं, उसकी असामाजिक और अनैतिक विचार, हर व्यक्ति के कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं जिन्हें कि समाज मान्यता नहीं देता है, या जो कि समाज की दृष्टि या समाज के जो मानक हैं उनके अनुसार सही प्रतीत नहीं होते हैं। तो वो इच्छाएं व्यक्ति क्या कर लेता है? दबा लेता है, छुपा लेता है। और वो कहाँ छुपी रहती हैं? हमारे अचेतन में छुपी रहती हैं। इसके अलावा विशेषकर लैंगिक इच्छाएं, सेक्सुअल फैंटेसीज की बात भी फ्रॉइड ने करी कि एक व्यक्ति एक प्राणी के रूप में हमारे लिए जो लैंगिक मूल प्रवृत्ति है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कल्पनाएं या कुछ इच्छाएं लैंगिक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती हैं, लेकिन वो उन्हें अपने चेतन के बजाय कहाँ छुपा के रखता है? अचेतन में छुपा के रखता है। इसके अलावा एक व्यक्ति के दर्ददायी या पीड़ादायी स्मृतियां, अगर कुछ बुरा हुआ है उसके साथ जो बहुत कष्टदायी था, बहुत दर्ददायी था, अब वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को काफ़ी कष्टदायी अनुभव जीवन में प्राप्त होते हैं, किसी ने बहुत बुरा किया या कुछ ऐसी घटना हुई जीवन में जो कि जीवन तबाह हो गया, तहस नहस हो गया। जैसे खासकर हम नॉर्मल भी बात करें तो जो फिज़िकल या नेचर की जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बाढ़ का आना, भूकंप का आना, इन सुनामी का आना, इन सभी के कारण भी लोगों के जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ता है। तो एक व्यक्ति जिसका कि मान लीजिए भूकंप के कारण पूरा परिवार तबाह हो गया, या एक बच्चा जिसके माता पिता नहीं रहे, तो उसके लिए वह अनुभव एक कष्टदायक या पीड़ादायक अनुभव है। और फ्रॉइड कहते हैं कि ऐसे अनुभव अंततः कहाँ छिप जाते हैं? अचेतन में जाकर के छिपे रहते हैं या दबे रहते हैं। अब बात करते हैं हम
प्री कॉन्शियस की, यानी कि अवचेतन की। अवचेतन, जैसा मैंने आपको बताया, वास्तव में चेतन और अचेतन के मध्य एक ब्रिज या एक पुल का कार्य करता है। अवचेतन जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, अवचेतन में ऐसी स्मृतियां रहती हैं जिन्हें हम जब कोशिश करते हैं तो चेतन में ला सकते हैं। जैसे हमारा ज्ञान है, ठीक है, जो नॉलेज आपने गैदर की है, जो ज्ञान है, वो हम भंडारित रखते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, दीर्घकालीन स्मृति में। वो दीर्घकालीन स्मृति किसको प्रदर्शित करती है? हमारे अवचेतन को प्रदर्शित करती है। जैसे आप आज ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं या मैंने कभी पढ़ा है, समझा है, इसलिए आज मैं अपने चेतन में इसको ला पा रही हूँ। वास्तव में ये कहाँ छुपा हुआ? हर समय मेरे दिमाग में फ्रायड का सिद्धांत नहीं चलता रहता है या मैं उसके बारे में ही बात नहीं करती रहती हूँ, लेकिन मेरी दीर्घकालीन स्मृति में यह भंडारित है, यानी कि मेरे अवचेतन में यह स्टोर्ड है, भंडारित है, और जब मुझे आवश्यकता होती है तो मैं इसको अपने चेतन में लाने का प्रयास करती हूँ और उसको अपने चेतन में ला पाती हूँ। तो यहाँ ये अवचेतन का महत्व है कि उस निश्चित क्षण पर, उस एक क्षण पर आप जो सोच रहे हैं वो तो चेतन है, जो आप कह रहे हैं वो आपका चेतन है, लेकिन जहाँ से आप निकाल के ला रहे हैं, अगर पहले से भंडारित सूचना है उसको हम चेतन में लेके आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रही है? व्यक्ति के अवचेतन से आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा जो टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर था, स्थलाकृतिक संरचना थी उसका। अब इसके बाद हम एक और चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को बहुत महत्वपूर्ण माना। मूल प्रवृत्तियां या इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, देखिए मूल प्रवृत्तियां या इंस्टिंक्ट्स क्या हैं? तो एक प्राणी के रूप में सभी प्राणियों में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं जो उसके व्यवहार का निर्धारण करती हैं। क्योंकि हम प्राणी हैं, एक जैविक प्राणी है, तो हमको भूख लगती ही है, ठीक है। तो भूख का हम में एक प्रवृत्ति पहले से है, तो हमारा व्यवहार ऐसा होगा कि हम अपने भूख की पूर्ति करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी विभिन्न मूल प्रवृत्तियों को मनोवैज्ञानिकों द्वारा पढ़ा गया है। इसको यहाँ हम सिर्फ फ्रॉयड के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके बाद एक मैकडुगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत हम आगे सिलेबस में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मूल प्रवृत्तियां या इंस्टिंक्ट जो है, फ्रॉयड ने उनके दो प्रकार बताए। जीवन मूल प्रवृत्तियां, लाइफ इंस्टिंक्ट्स जिनको कहा, और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। इनके लिए शब्द लिया डेथ इंस्टिंक्ट्स। मृत्यु मूल प्रवृत्तियां और जीवन मूल प्रवृत्तियां। जीवन मूल प्रवृत्तियों के लिए एक ग्रीक का शब्द भी उन्होंने बताया, इरोज। और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों के लिए कहा थैनेटोस। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, इरोज और थैनेटोस क्या हैं। तो फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के दो प्रकार बताए, जीवन मूल प्रवृत्तियां और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। जीवन मूल प्रवृत्तियां जो हैं उनको लाइफ इंस्टिंक्ट्स या इरोज कहा गया, और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां जो हैं उनको डेथ इंस्टिंक्ट्स या
थानेटोस कहा गया। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, जीवन मूल प्रवृत्तियां और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। अब ये क्या है और ये क्या है? तो जीवन मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो वास्तव में फ्रॉयड मानते थे कि हमें एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए आशावान बनाती हैं। क्या करती हैं जीवन मूल प्रवृत्तियां? व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए आशावान बनाती हैं, होपफुल बनाती हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण वो मानते थे लैंगिक मूल प्रवृत्ति को, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को। देखो, ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए आशावान बनाती है, यानी इनके कारण हम अपने जीवन को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं या जीवन में जीने की आशा लिए चलते हैं। ठीक है, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्ति इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति फ्रायड ने बताई है वो है लैंगिक मूल प्रवृत्ति। लैंगिक मूल प्रवृत्ति का जो अर्थ है वो ये है कि सभी मनुष्य या सभी प्राणी में कहूँगी वो अपनी अगली संतति की उत्पत्ति करना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इस भाव को, इस मूल भाव को उन्होंने लैंगिक मूल प्रवृत्ति का सेक्सुअल इंस्टिंक्ट का नाम दिया है। तो यहाँ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट एक संकुचित शब्द नहीं है जो सामान्यतः समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ आपको ध्यान रखना है, फ्रॉयड का मानना था कि सभी प्राणी अपने जीवन का उद्देश्य अपनी संतति की उत्पत्ति करना और उसका लालन पालन करना मानते हैं और इसी कारण वो अपने जीवन को जीते हैं। तो ये बात हुई लैंगिक मूल प्रवृत्ति की। अब इसकी जो एनर्जी है, यानी लैंगिक मूल प्रवृत्ति से संबंधित जो ऊर्जा है उसको उन्होंने एक नाम दिया लिबिडो। ठीक है, तो प्रश्न काफी पूछे गए हैं पहले कि लिबिडो क्या है। फ्रॉयड के या मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में लिबिडो शब्द का उपयोग किस संदर्भ में होता है? तो आप ध्यान रखेंगे लिबिडो का अर्थ है लैंगिक मूल प्रवृत्ति या जीवन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित ऊर्जा। देखिए, वास्तव में लैंगिक मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा को नाम दिया गया लिबिडो फ्रॉयड द्वारा, लेकिन क्योंकि जीवन मूल प्रवृत्तियों में सबसे महत्व ही अधिक किसको दिया गया है फ्रॉयड द्वारा? लैंगिक मूल प्रवृत्ति को। तो कई बार ये भी लिखा जाता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित ऊर्जा का क्या नाम दिया फ्रॉयड ने या क्या शब्द उपयोग लिया, तो भी हम ध्यान रखेंगे कि इसके लिए उन्होंने लिबिडो शब्द का उपयोग किया। अब हम बात करते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्तियों की या डेथ इंस्टिंक्ट्स की। देखिए, मृत्यु मूल प्रवृत्तियां जैसा नाम है ये प्रदर्शित करती हैं कि व्यक्ति एक ना एक समय पर अपने जीवन में किसी न किसी समय पर या बार बार यह सोचता है कि मेरे जीवन का अंत क्या है, व्हाट विल बी द एंड ऑफ माय लाइफ। तो उसको उत्तर मिलता है मृत्यु। ठीक है, डेथ। अब कोई भी व्यक्ति हो, भले वह अपने जीवन में कितने भी अच्छे कार्य करे, कितना नाम कमाए या कितनी दूसरों की भलाई करे, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके जीवन का अंत तो वही होगा जो किसी भी अन्य व्यक्ति का होगा। तो फ्रॉयड मानते थे कि हम में, मनुष्यों में यह भाव भी उत्पन्न होता है कि अंततः मृत्यु ही होनी है। तो फ्रॉयड का कथन था द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, यानी सभी जीवन का उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य क्या है? मृत्यु ही है। तो इस संदर्भ में
फ्रॉयड मानते थे कि ये जो मृत्यु मूल प्रवृत्तियां हैं, डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं, ये व्यक्ति को जीवन के प्रति निराशा उत्पन्न करती हैं। तो जहाँ ये जीवन मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को आशावान बनाती हैं, वहीं डेथ इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो हमें क्या करती हैं, निराशावान बताती हैं, होपलेस करती हैं। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉयड ने माना हर व्यक्ति में दोनों मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इरोस भी हैं और थैनेटोस भी हैं, यानी जीवन मूल प्रवृत्तियां भी हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां भी हैं। हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, या जो व्यक्ति खुशी खुशी अपना जीवन आसानी से आगे बढ़ाते हैं और अधिकतम व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि एक संतुलित स्थिति होती है। सामान्यतः जीवन मूल प्रवृत्तियां अधिक रहती हैं मृत्यु मूल प्रवृत्तियों की तुलना में। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, यानी किसी व्यक्ति में जीवन मूल प्रवृत्तियों की तुलना में मृत्यु मूल प्रवृत्तियां अधिक हो जाएं, तो उस स्थिति को फ्रॉयड एक हम कहें डिस्टरबेंस की स्थिति मानते थे, और ये कहते थे कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं या अन्य लोगों की हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, उनके पीछे एक कारण ये है कि उन लोगों की मृत्यु मूल प्रवृत्तियों की जो स्थिति होती है वो काफ़ी हावी होती हैं, या मृत्यु मूल प्रवृत्तियां जीवन मूल प्रवृत्तियों की तुलना में उनमें अधिक हो जाती हैं। ठीक है, मृत्यु मूल प्रवृत्तियां या थैनेटोस के रूप में उन्होंने बताया कि हिंसा, वायलेंस, क्रोध, अग्रेशन, ईर्ष्या, जेलसी, अवसाद, डिप्रेशन, ये सभी चीज़ों का संबंध किससे बता रहे हैं फ्रॉयड? मृत्यु मूल प्रवृत्तियों से बताते हैं कि ये चीज़ें हमें जो प्रदर्शित होती हैं कि मनुष्य कई बार बहुत हिंसात्मक हो जाते हैं या अन्य लोगों पर, पशुओं पर हिंसा करते हुए दिखाई देते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं अन्य से, अवसाद या डिप्रेशन उनमें आ जाता है, या अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियां, विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां जो हमें दिखाई देती हैं, मनुष्यों में दिखाई देती हैं, उनका एक कारण फ्रॉयड मानते थे कि उस व्यक्ति में, उस विशिष्ट व्यक्ति में मृत्यु मूल प्रवृत्तियों का अधिक हो जाना होता है। ठीक है, तो ये हमने फ्रॉयड की जो मूल प्रवृत्तियां थी, इंस्टिंक्ट्स थी, उनकी बात करी। अब इंस्टिंक्ट्स का पूरे उनके सिद्धांत से लिंक है। दो तीन बातें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इंस्टिंक्ट है उनका एक्सप्लेनेशन फ्रॉयड जो देते हैं, उसके पीछे एक भाव ये है कि हम मूल रूप से जैविक प्राणी हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, तो हम में कुछ मूल इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्तियां पाई ही जाती हैं। उन मूल प्रवृत्तियों में जीवन मूल प्रवृत्ति का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इन्हीं के कारण हम अपना जीवन खुशी खुशी या आशापूर्ण रूप से जीते हैं। अब जीवन मूल प्रवृत्ति में सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने माना है लैंगिक मूल प्रवृत्ति को, और ये जो उनका मत है कि जीवन मूल प्रवृत्ति में लैंगिक मूल प्रवृत्ति या सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मत आपको उनके सिद्धांत के अन्य भागों में भी देखने को मिलेगा। और आगे हम बात करेंगे कि इसी मत के कारण फ्रॉयड से अन्य कई मनोवैज्ञानिकों के मतभेद भी रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमको चेतन अचेतन की हम बात कर रहे थे, उसी से लिंक्ड हमने मूल प्रवृत्तियों की बात करी, यानी स्थलाकृतिक संरचना को हमने समझा, जहाँ पर चेतन, अवचेतन और अचेतन तीनों की मैंने बात करी। फिर हमने बात करी मूल प्रवृत्तियों की। अब देखिए, क्योंकि फ्रॉयड मानते थे कि मूल प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है,
तो उनका मानना था कि मनुष्य जो हैं वो भी अन्य जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली पशु होते हैं, उनकी तरह ही हैं। यानी हमारी जो बेसिक नेचर है, जो हमारा मूल व्यवहार है, वो बिल्कुल जंगली पशुओं जैसा ही है। यानी हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, हम दूसरे को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रवृत्तियां दब गई हैं या हम इन्हें दबा लेते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हमने समूह बना लिए, समाज बना लिए, उन समाजों में कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, और उन नियमों और कानूनों को फॉलो करते हुए यानी उनका पालन करते हुए हम अपने मूल व्यवहार को, बेसिक नेचर को दबा लेते हैं। और वहीं अचेतन का कॉन्सेप्ट आता है। हम अचेतन को समझ चुके हैं कि हमारी जो असामाजिक और अनैतिक इच्छाओं की बात फ्रॉयड कर रहे हैं, वे इच्छाएं वास्तव में एक हमारे नेचर को इंगित करती है, हमारी वास्तविक प्रवृत्ति को इंगित करती हैं। अब देखिए, क्योंकि फ्रॉयड कह रहे हैं कि अचेतन में काफ़ी कुछ छुपा हुआ है, अचेतन एक भंडार गृह है हमारी कामेच्छाओं का या हमारी सेक्सुअल टेंडेंसीज का, हमारी जो भी एंटी सोशल विचार हैं, असामाजिक विचार हैं, या फिर हमारे दर्ददायक, पीड़ादायक जो अनुभव हैं, उन सभी का। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फ्रॉयड जो थे वो साइकेट्रिस्ट थे। वो अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को अध्ययन किया करते थे, उनका उपचार किया करते थे। तो फ्रॉयड ये मानते थे कि वास्तव में जो असामान्य व्यवहार है, एबनॉर्मल बिहेवियर है या मनोवैज्ञानिक विकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनका एक कारण होता है अचेतन। यानी जब व्यक्ति के अचेतन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं या जो चीज़ें, जो विचार, जो बातें व्यक्ति के अचेतन में हैं वो बार बार उसके चेतन पर प्रभाव डालती हैं या उसके चेतन तक आने का प्रयास करती हैं, तो व्यक्ति में कई मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रॉयड ने अचेतन के कुछ डेली लाइफ एविडेंसेस यानी जो दैनिक जीवन है उसमें अचेतन का प्रदर्शन किस रूप में होता है उसकी भी बात करी। तो पहले वो देखते हैं और फिर हम इन 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। स्लिप ऑफ टंग। दूसरी बात है स्लिप ऑफ पेन। स्वप्न या ड्रीम्स। निद्रा संबंधी विकार या स्लीप डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं। के बाद है मनोवैज्ञानिक विकार। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और विस्मृति या फॉरगेटिंग। देखिए, फ्रॉयड मानते थे कि अचेतन जो है उसमें जो भी विचार, जो भी इच्छाएं दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, वो एक सामान्य जीवन में, एक सामान्य व्यक्ति में भी कुछ अलग रूपों में प्रदर्शित होती हैं। और उनके हिसाब से, फ्रॉयड के हिसाब से, ये कुछ प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं या व्यक्ति का अचेतन जो है वो दैनिक जीवन में इन अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होता है। तो 2 ऊपर आप पॉइंट जो देख पा रहे हैं वो है स्लिप ऑफ टंग और स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ टंग और स्लिप ऑफ पेन क्या है? तो आप समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति
कहना कोई शब्द चाह रहा है लेकिन कह कोई और शब्द देता है, इसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। और ये हम में से लगभग सभी के साथ कभी ना कभी होता है कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं या कुछ और ही कह देते हैं। कई बार नाम के मामले में हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में हो सकता है। जैसे आपको मान लो कहना हो कि भाई सोहन कहाँ है, ठीक है, और आप कह देते हैं मोहन कहाँ गया है, ठीक है। अब मान लो सोहन भी आपका एक फ्रेंड है, मोहन भी एक फ्रेंड है, तो फ्रॉयड मानेंगे कि आप एक्चुअल में चेतन में तो सोहन के बारे में पूछना चाह रहे थे, लेकिन आपके अचेतन में किसकी बात चल रही थी, कुछ ना कुछ मोहन के बारे में वहां पर चल रहा था, और इस कारण से आपके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ और आपके मुंह से निकला कि मोहन कहाँ है, ठीक है। ये एक कॉमन एग्जाम्पल था, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति कहना कोई शब्द चाह रहा है लेकिन अचानक से उसके मुंह से कोई और शब्द निकल जाता है, इसी को स्लिप ऑफ टंग कहा है। और इसी प्रकार से स्लिप ऑफ पेन की बात भी फ्रॉयड करते हैं। स्लिप ऑफ पेन यानी व्यक्ति कहना कुछ चाह रहा है लिखने के द्वारा, ठीक है, उसके मन की जो बात है वो चेतन में कुछ लिखना चाह रहा है लेकिन वह शब्द कोई और ही लिख देता है। ये सिर्फ ये ओरल है और ये रिटन है। स्लिप ऑफ टंग यानी जब आप बोल के कह रहे हैं, और स्लिप ऑफ पेन जब आप लिख के किसी बात को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो अचेतन का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन का रूप है या सबसे कॉमन सबसे सामान्य रूप है, उसे ड्रीम्स या स्वप्नों के रूप में हम समझ सकते हैं। जो रात को आप सोते हैं, सपने देखते हैं, आपको कई बार सपने बहुत याद रहते हैं कि हाँ ऐसे हुआ था, हम वहाँ गए थे, कोई नई जगह थी, मेरे साथ कुछ लोग थे, कोई जान पहचान वाले लोग भी हो सकते हैं, कोई नए लोग भी हो सकते हैं। तो अलग अलग सपने हम अक्सर देखा करते हैं। और फ्रॉयड मानते थे कि एक व्यक्ति को जो सपने, जो ड्रीम्स आ रहे हैं रात में नींद के दौरान, उन ड्रीम्स का संबंध वास्तव में उसके अचेतन मन से होता है। उसके बाद बात करते हैं निद्रा संबंधी विकार यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स। अलग अलग प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर्स या निद्रा संबंधी विकार होते हैं। इन स्लीप डिसऑर्डर्स को या निद्रा संबंधी विकारों को फ्रॉयड ने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया था, स्टडी किया था, और उनका मानना था कि नींद के दौरान चलना, बोलना या कुछ और ऐसी समस्या की नींद बिल्कुल ना आना, नींद बहुत ज़्यादा आना, इन सभी का संबंध उन्होंने अचेतन से किया था। उसके बाद मनोवैज्ञानिक विकार या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विकार हैं जिनका संबंध फ्रॉयड ने अचेतन से किया था। जैसे हिस्टीरिया है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति की शिकायत रहती है कि कोई विशिष्ट एरिया में मुझे पेन है। जैसे मान लो कि हाथ में मुझे पेन है, वो अपने बताएगा अपने आसपास वाले लोगों को कि मुझे बहुत दर्द है, मैं सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से, किसी भी एक हाथ से कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ समस्या हुई है, मेरी हो सकता है हड्डी टूट गई है या कुछ हुआ है, मैं इस हाथ से कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। वो डॉक्टर के पास जा सकता है, वहाँ भी बताएगा अपनी समस्या, सबके सामने वो यही प्रदर्शित करेगा कि बहुत ज़्यादा समस्या, और वो खुद भी ऐसा ही महसूस कर रहा है। लेकिन फिजिकली जब एग्जामिन किया जाता है, जब उसके सारे एक्सरे करा लिया जाएगा, सारी टेस्टिंग करा ली जाएगी, सब कुछ चेक करने के बाद भी उसमें कोई भी समस्या नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर्स को पता लगेगा कि नहीं, एक्चुअल में ना कोई डिफॉर्मिटी है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण उसे दर्द हो सके, ना मसल्स में ना बोन्स में कोई समस्या है। तो ऐसी भी केसेस हुए हैं फ्रॉयड के। जब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत केस स्टडीज़ पढ़ने को मिलती हैं, और ये एक ऐसा केस हुआ जहाँ फिज़िकली
व्यक्ति महसूस कर रहा है कि उसे समस्या है, लेकिन वास्तव में उस समस्या का कारण जो है वो मनोवैज्ञानिक है और उसके अचेतन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे अलग अलग विकारों का अध्ययन फ्रायड ने किया और अपने केसेस के द्वारा उन्होंने बताया कि अचेतन जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विस्मृति या फॉरगेटिंग। हम कई सारी चीज़ें करते हैं, अनुभव करते हैं, उनमें से कुछ याद रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ये भूलने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है, फॉरगेटिंग कहलाती है। अब ये जो विस्मृति है, फॉरगेटिंग है, इसका कनेक्शन भी फ्रॉयड किससे बता रहे हैं? अचेतन से बता रहे हैं कि आपको जो चीज़ें लगता है आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ जाके स्टोर हो गई हैं? आपके अनकॉन्शियस में या अचेतन में जाकर के स्टोर हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं कि फ्रॉयड मानते थे कि व्यक्ति का जो अचेतन है वो दैनिक जीवन में एक कॉमन जो लाइफ है हम देखते हैं तो उसमें कई अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होता है और उनमें से ये कुछ रूप आपने अभी पढ़े। अब क्योंकि फ्रॉयड ने बताया कि निद्रा संबंधी विकार यानी स्लीप डिसऑर्डर्स और कई सारे मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कनेक्शन, उनका संबंध अचेतन से, अनकॉन्शियस से होता है, तो फ्रॉयड क्योंकि डॉक्टर थे, साइकियाट्रिस्ट थे, वो मानते थे कि अगर मुझे कारण पता चल जाए, ठीक है, तो मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, मैं उपचार भी कर सकता हूँ। हमने देखा कि उन्होंने एक विधि भी मनोचिकित्सा की विकसित की थी, मनोविश्लेषण के नाम से ही उनकी मनोचिकित्सा की विधि थी। लेकिन वो मानते थे कि पहले कारणों का पता लगना चाहिए कि अचेतन में भी वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से विचार हैं जो व्यक्ति के डिसऑर्डर का, उसके रोग का, उसकी विकार का कारण बने हुए हैं। इसके लिए फ्रॉयड ने ये 3 विधियां बताई कि हम इन 3 मुख्य विधियों द्वारा अध्ययन कर सकते हैं व्यक्ति के अचेतन का। तो आप ध्यान रखेंगे कि फ्रॉयड के द्वारा ये अचेतन के अध्ययन की 3 मुख्य विधियां प्रस्तुत की गई। तीनों के नाम आपके सामने हैं। स्वप्न विश्लेषण या ड्रीम एनालिसिस, मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड, और उसके बाद है हिप्नोसिस या सम्मोहन। वन बाय वन हम तीनों को समझते हैं। देखिए, स्वप्न विश्लेषण या ड्रीम एनालिसिस जो विधि है, इसकी हम बात करें तो क्योंकि अभी हम जान चुके हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं कि फ्रॉयड मानते थे स्वप्नों का, ड्रीम्स का अचेतन से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट, एक कथन उन्होंने दिया, ड्रीम्स आर रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। यानी वो कहते थे स्वप्न अचेतन तक पहुंचने का शाही मार्ग है। ये कथन भी आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। वैसे कथनों के पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन 1 या 2 कथन आपके पेपर में आ सकते हैं। ड्रीम्स आर रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस या स्वप्न अचेतन तक पहुंचने का शाही मार्ग है। तो आप देखिए कि स्वप्नों को कितना महत्वपूर्ण मानते थे फ्रॉयड, और इसीलिए हम थोड़े पहले जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी फ्रॉयड का, वहीं उनकी 3 पुस्तकों के नाम पढ़ के आए हैं, और उसी में एक बुक थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि 1899 में पब्लिश हुई थी। उस बुक में वो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम नाम से किताब थी, वहाँ बहुत डिटेल से फ्रॉयड ने इस बात को रखा कि किस प्रकार के सपने व्यक्ति को आते हैं और उनका क्या संबंध अचेतन से हो सकता है। अब इस विधि में क्या करते थे फ्रॉयड
कि जो पेशेंट होता था, रोगी होता था, जो भी समस्या लेकर के आता था उनके पास, उससे वे कहते थे कि आपको अपने जो भी सपने हैं उन सपनों को जितना आपको याद रहें किसी को बताना है, या आप डायरी अगर मेंटेन कर सकते हैं, वो अगर लिखने की स्थिति में होता था तो वो कहते थे कि आपको इन सपनों को रोज लिखना है, या जिस भी दिन जितना भी याद रहे आपको लिखना है। तो इस प्रकार से वो एक रिकॉर्ड मेंटेन कराते थे। 10 या 15 दिन तक उस पेशेंट को वो ये कह के रखते थे कि आपको रोज जो भी सपना आए, जितना याद रहे, या जिस भी दिन आए, 2 सीन याद रहे, 3 पूरा याद रहे, जिस भी टाइम जैसे ही आप उठो, सबसे पहले आपको यही करना है कि उस सपने को आपको किसी को बताना है या डायरी में लिख लेना है। और इस प्रकार से वो जो 10-15 दिन का उस व्यक्ति के सपनों का रिकॉर्ड होता था, ड्रीम्स का रिकॉर्ड होता था, उसको फिर फ्रॉयड देखते थे और किस प्रकृति के, किस नेचर के ड्रीम्स उस व्यक्ति को आ रहे हैं, उन ड्रीम्स को वो समझने का प्रयास करते थे और फिर उनका अचेतन से संबंध स्थापित करते थे। तो ये मेथड हुआ ड्रीम एनालिसिस। दूसरा जो मेथड है वो है मुक्त साहचर्य विधि या फ्री एसोसिएशन मेथड। इस मेथड को भी फ्रॉयड ने काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लिया था। इस मेथड में फ्रॉयड मानते थे या बेसिकली ये करते थे कि जो पेशेंट होता था, जो रोगी होता था, उसे वो एक बहुत ही शांत कमरे में, यानी बिल्कुल जो साउंड प्रूफ रूम होता है, किसी प्रकार की बाहर की आवाज़ जहाँ नहीं आ सकती है, बहुत मध्यम सी धीमी सी वहाँ पर लाइट होती थी, और वहाँ एक काउच, आरामदायक जो सोफ़ा होता है वो लगाए रखते थे और उस पर उसको लेटा देते थे पेशेंट को। और फिर वो उससे कल्पना करवाते थे, उसे इमेजिन कराते थे कि मान लो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी किसी विचार को, किसी व्यवहार को जज करे, यानी कि जो कहे कि ये सही है, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा कहने वाला, आपको रोकने वाला, आपको परेशान करने वाला, आपको सजा देने वाला, या आपके प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई परिवार, समाज, कानून, किसी के भी कोई बंधन नहीं है। अब इस प्रकार काफ़ी देर तक वो उस व्यक्ति से कल्पना कराते थे और फिर कहते थे कि अब अगर तुम्हारी कोई विचार, कोई इच्छा जो अधूरी रह गई हो, या किसी से तुम्हें कुछ कहना हो जो तुम नहीं कह पाए हो, या कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसी पीड़ा जो आज तक तुम किसी के सामने भी नहीं बोल पाए हो, वो तुम्हें कहना है। फ्रॉयड उस समय उस व्यक्ति को कहते थे कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कमरा छोड़ के जा रहा हूँ, आपको अकेले में कहना है, कोई सुनने वाला नहीं है, बस आपको थोड़ा अच्छा लगेगा आप अगर अपने जो भी विचार आपको आ रहे हैं ये सोचने के बाद कि आपको सही गलत का जो जजमेंट है वो देने वाला कोई भी नहीं है, आपको किसी प्रकार से गलत कहने वाला कोई नहीं है, आपको किसी प्रकार से सामाजिकता, असामाजिकता का कोई भी पाठ पढ़ाने वाला नहीं है। तो उस स्थिति में आपके जो विचार, जो इच्छाएं आप नहीं कह पाए कभी किसी से, वो आपको अकेले में कहनी है। वास्तव में फ्रॉयड पेशेंट के सामने से तो चले जाते थे, लेकिन वो या तो रिकॉर्डर का यूज़ लेते थे या कई बार वो पर्दे के पीछे छुपे रहते थे और फिर पेशेंट जो कुछ भी कहता था उसे सुन करके और फिर उसके अचेतन तक पहुंचने का प्रयास करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि यानी सम्मोहन हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का नाम, हिप्नोटाइज करना, बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुन लिया होता है क्योंकि मूवीज़ में, टीवी में कई बार आप देखते हैं कि हाँ एक व्यक्ति ने उसको सम्मोहित कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, और जैसा वहाँ देखते हैं उतना आसान नहीं होता है, इतना जल्दी सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति को जो नॉर्मल अच्छा अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति वाला व्यक्ति है उसे बहुत जल्दी हिप्नोटाइज तो नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन ये सच है कि जो अनुभवी मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिन्होंने हिप्नोसिस की ट्रेनिंग ली होती है, सम्मोहन करने की बाकायदा प्रशिक्षण लेकर के और अनुभव ग्रहण किया होता है,
वो एक व्यक्ति के चेतन पर नियंत्रण कर लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, सामान्यतः चमकीली सी वस्तु उस व्यक्ति के सामने दिखाई जाती है, उसका मूवमेंट कराया जाता है और आँखों से उसको इस तरीके से, एक प्रकार से उसकी आँखों को नियंत्रण में किया जाता है कि चेतन से उसका संबंध कुछ समय के लिए तोड़ दिया जाता है। काफ़ी कठिन प्रोसेस होती है, लेकिन जो मनोरोगी होते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स होते हैं, उन्हें हिप्नोटाइज करना, उनको सम्मोहन में कर पाना थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आसान होता है और कई मनोवैज्ञानिक सफलतापूर्वक रूप से इस चीज़ को कर भी पाते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी चिकित्सा पद्धति के दौरान हिप्नोटिज्म को, सम्मोहन को अपनाया है। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि फ्रॉयड भी हिप्नोटिज्म के काफ़ी समर्थक थे और इसी कारण उन्होंने भी कई बार इस विधि का उपयोग अपने पेशेंट्स को, अपने रोगियों को उनकी समस्या को पहचानने के लिए, उनके अचेतन तक पहुंचने के लिए किया था। ठीक है, तो अब तक हम फ्रॉयड का बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। ठीक है, फ्रॉयड का क्या विचार था एक प्राणी के बारे में, मनुष्य के बारे में, मूल प्रवृत्तियों की बात उन्होंने की। हमने उनका जो 3 पार्ट हैं उनके नाम पढ़े कि हम स्थलाकृतिक संरचना को पढ़ेंगे, यानी मन की संरचना को, जो हम पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट अभी हमारे सिद्धांत के बचते हैं। वो 2 पार्ट हैं, एक हमारा है गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल या व्यक्तित्व की संरचना, और तीसरा पार्ट है हमारा मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, ये दोनों पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें, यानी चेतन अचेतन का कॉन्सेप्ट और अचेतन के अध्ययन की विधियाँ, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम फ्रॉयड को ही कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।